चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 24 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट नोट कीजिए, सारे क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको दोनों मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट कीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो यहां पर समझिए सिंपली कि किसकी बात की जा रही होगी या किसको काउंट किया जा रहा होगा इस इंडेक्स में। इस इंडेक्स में देखा जाता है कि किस देश में आतंकवाद सबसे ज्यादा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है किस देश में सबसे ज्यादा होती है। यहां पर इंडिकेटर्स अलग अलग यूज किए जाते हैं, जैसे आतंकवादी हमले सबसे ज्यादा कहां पर हुए, कितने लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों के कारण देश की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा इफेक्ट आया। इन सभी चीजों को काउंट किया जाता है और फिर फाइनली निकाला जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को। 2026 का जो इंडेक्स आया ना, इसमें इंडिया को 13th रैंक पर रखा गया है। मतलब आतंकवाद प्रभावित देशों में इंडिया 13वें स्थान पर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। अब बात आती है कि कितने देशों को काउंट किया गया, तो इस इंडेक्स में 2026 में 163 देशों को रैंक किया गया है, 163 कंट्रीज को। जारी कौन करता है इंडेक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये एक थिंक टैंक है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है हर साल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करता है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को भी जारी करता है, लेकिन यहां पर टेररिज्म इंडेक्स की बात हो रही है तो हम इसकी बात कर लेते हैं। 163 कंट्रीज में इंडिया को 13th रैंक पर रखा गया। आपको पता है इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले नंबर पर है इस लिस्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म से प्रभावित देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। पिछले कुछ सालों तक बुर्किना फासो, जो कि एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, वो पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार पाकिस्तान पहले स्थान पर है। और 2011 के बाद पाकिस्तान फिर से एक बार पहले नंबर पर आया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। चलो, कहीं तो पहले नंबर पर आया पाकिस्तान, है ना। तो 2025 में पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 1139 डेथ हुई है इसमें, और इसके अलावा 2013 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है पाकिस्तान का। तो अगर हम टॉप 3 कंट्रीज देखें जो कि टेररिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान, सेकंड पर बुर्किना फासो, वेस्टर्न अफ्रीकी कंट्री है, और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर है, ये भी एक अफ्रीकी देश है। तो ये टॉप 3 हो गए। अच्छा, इंडिया की रैंक तो हो गई 163 देशों में 13वीं। कभी कभी इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक पूछी जाती है, तो अगर इंडिया की नेबर कंट्रीज की रैंक की बात करते हैं तो 11वीं रैंक पर है अफगानिस्तान। सेकेंड रैंक, इसके बाद म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो 14th रैंक पर है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 42 रैंक पर रखा गया है। चाइना 54 रैंक पर है। नेपाल 89 रैंक पर है। और इसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो ये 100 रैंक पर है। भूटान को भी 100 रैंक पर रखा गया। एक्चुअल में 100 के बाद रैंक नहीं किया गया देशों को, तो फिर उसके बाद जो भी हैं वो 100 पर है। तो श्रीलंका और भूटान की बात करें तो ये 100 रैंक पर रखा गया है। इजी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये हर साल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करता है। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स को भी यही संस्था जारी करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का एक थिंक टैंक है जो कि 2007 में स्थापित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका हेडक्वार्टर है। सरकार ने 300 इलीगल गैम्बलिंग एंड बेटिंग वेबसाइट और एप्लीकेशन को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत ब्लॉक किया है। इस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर एक एक्ट की बात की जा रही है जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट।
इस एक्ट के तहत रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 300 इलीगल गैम्बलिंग और बैटिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन को ब्लॉक किया है। यह एक्ट लास्ट ईयर ही बनाया गया है 2025 में। आपको पता है 2025 में जब ये एक एक्ट लाया गया था तो इसका उद्देश्य था कि जो ऑनलाइन गेमलिंग ऐप है, ऐसे एप्लीकेशन जो कि पैसा लगाकर जो गेम्स खिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि जुआ या सट्टे की लत बढ़ती है देश के यूथ में या युवाओं में, तो गवर्नमेंट ने इस एक्ट के माध्यम से इन सभी को जो कि पैसा लेकर गेम खिलाते हैं उन सभी को ब्लॉक कर दिया था, उन सभी को अवैधानिक घोषित कर दिया था। तो उसके बाद ड्रीम 11 एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म था, उस पर भी बैन लगा, और जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता था उसकी स्पॉन्सरशिप भी हट गई, और उसके बाद हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका नया स्पॉन्सर बना है अपोलो टायर लास्ट ईयर 2025 में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 2025 में ये एक्ट लाया गया था। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने अब तक 8,400 ऐसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया है, बंद कर दिया है, और इनमें से 4,900 प्लेटफॉर्म तो नए जो एक्ट है या कानून है उसके माध्यम से ही ब्लॉक किए गए। मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को ऑनलाइन मनी गेम की जो लत है जिससे वो दिवालिया हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, पूरा बर्बाद हो जाते हैं, उनको रोकना और उन्हें फाइनेंशियल लॉस से बचाना, इन शॉर्ट जो इंडिया का यूथ है ना स्पेशली उनकी रक्षा करना। तो इसके लिए इस एक्ट को लाया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या फिर प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 2025 में लाया गया था। 21 अगस्त 2025 को यह पारित हुआ था। अच्छे ई स्पोर्ट्स गेम्स जो हैं उनको प्रमोट करना, जिनके लिए नॉर्मली चैंपियनशिप भी होते हैं, मतलब वो पैसा लगा कर नहीं खेले जाते हैं और चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन जो ई स्पोर्ट्स हैं अच्छे उनको प्रमोट करने के लिए लाया गया था। इसके तहत अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम का रूल तोड़ता है, मतलब पैसा लेकर गेम्स खिलाता है, सट्टे की लत बढ़ाता है, तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है इस एक्ट के तहत। तो पूरी तरीके से रियल मनी गेमिंग को इसके तहत, एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था। ड्रीम 11, MPL, जो पोकरबाजी, माई 11 सर्कल काफी आते थे पहले पिछले साल, तो इन सबको बंद कर दिया गया था। अब जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो आपने देखा होगा इनका एक का भी एड नहीं आया, क्योंकि पैसा वाला जो गेम्स थे वो बंद हो गए हैं। विश्व क्षय रोग दिवस या फिर वर्ल्ड टीबी डे, टीबी को कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। तो वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टीबी डे ये मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। आंसर हो जाता है आंसर ए। तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाया गया। लोगों में टीबी के खतरों के बारे में, उसके इलाज के लिए लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड की सरकारों को अवेयर करना कि टीबी के लिए काम किया जाए लगातार और इस डिसीज को वर्ल्ड से खत्म किया जाए। लोगों को भी अवेयर करना और देश की सरकारों को भी अवेयर करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को मनाए जाने का। आपको पता है ये जो 24 मार्च की डेट है ना, इसको क्यों चुना गया है? एक्चुअल में 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टीबी के लिए जो जिम्मेदार एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि टीबी रोग जो है ना वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि शरीर में किस अंग को टीबी प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को, है ना। तो फेफड़े प्रभावित होते हैं टीबी में। तो इसके लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर रॉबर्ट कोच को। तो 24 मार्च 1882 में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी और इसीलिए 24 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1982 में शुरू किया था वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को। ओके, तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। अब थीम तो 2026 में यस वी कैन एंड टीबी लीड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल, ये थीम रखी गई है 2026 में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। तो भारत ने देखिए जो ग्लोबल गोल है टीबी को खत्म करने का वो 2030 तक का है। भारत ने 5 साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। कुछ केसेस अभी भी हैं इंडिया में,
तो लगातार काम किया जा रहा है और इसके लिए समय समय पर गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती है। इसी में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निश्चय 2.0 एक पोर्टल था, इसने भी काफी अच्छा काम किया है। ये भी काफी पहले जारी किए जा चुके हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, इससे हमारा क्वेश्चन है, 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। टीबी, शिशुओं को टीबी से बचाने के लिए जो टीका या वैक्सीनेशन लगाया जाता है उसे बीसीजी कहा जाता है ना। तो बीसीजी का टीका लगता है टीबी से बचाने के लिए। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? यहां पर बात की जा रही है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0। आंसर हो जाएगा आंसर डी। यहां पर देखिए, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, पहला आपको उनको समझना चाहिए कि ये क्या है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, उनको ऋण प्रदान करते हैं। ऐसे उद्योग या लोग जो बैंकिंग की पहुंच से बाहर है या जिनको बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनीज होती है या स्मॉल जो बोरोवर है उन तक लोन पहुंच पाए, तो ये लोन प्रोवाइड करती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अब इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया जा सके, समय पर इनको पैसा मिल पाए ताकि ये आगे पैसे को ऋण पर दे सके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मजबूती देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 को लॉन्च किया है। योजना का उद्देश्य साफ है, स्मॉल बोरोवर तक ऋण की पहुंच को आसान बनाना और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वो फिर आगे जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उनको लोन दे सके। तो गारंटी कवर है यह योजना बैंक द्वारा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको दिए जाने वाले लोन पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी क्रेडिट गारंटी। बैंक जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं ना, उनकी बैंक क्रेडिट गारंटी कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, जिससे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जोखिम को कम किया जा सके और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये है मुख्य रूप से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज है उसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस जो महिला उद्यमी है उनको लोन देने के लिए काम करते हैं, ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। तो गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ऋण आराम से मिल जाए, तो उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आई है। तो आई होप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इजीली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखो, ये उन लोगों को माइक्रो लोन प्रदान करते हैं जिनकी पहुंच ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक नहीं होती। मतलब ये लोग हैं किसी भी कारण से XYZ किसी भी कारण से बैंक में जाकर लोन नहीं ले पा रहे, लेकिन इनको बिजनेस तो करना है, तो इनको लोन कौन देगा? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इनको लोन देगा। और अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोन दे सके तो उनको कम ब्याज पर ऋण आसानी से दिया जा सके, तो गवर्नमेंट ने स्कीम को शुरू किया है। भारत में जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में क्रेडिट गारंटी स्कीम को चालू किया है। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आया होगा। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज एनालिसिस और एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री के पीवाईक्यूज एनालिसिस यहां पर मिल जाएंगे आपको। देखिए, यूपीएससी के जो स्टूडेंट है ना, उनको प्रीलिम्स के 2015 से लेकर 2025 तक के सभी क्वेश्चन यहां पर मिल जाएंगे विथ डिटेल एनालिसिस। आपको ये अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में हैं, तो आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री पीवाईक्यूज की बात करें तो ये 2017 से 2025 तक आपको देखने को मिल जाएंगे विथ एनालिसिस, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये काफी जरूरी है। इसके अलावा आपको जो प्लान बनाना है आपके एग्जाम के लिए, जो रणनीति बनाना है, उसके लिए भी आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन को देख के जाना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको ज्वाइन कीजिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में।
डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दोनों की लिंक दे दी है, आप इजीली इसे ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। तब तक हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में। ये देखिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को समझो पहले तो कि ये क्या होता है। दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जो कि देखिए कोई हाईवे पहले से था, उस पर गवर्नमेंट ने उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। कोई भी बिल्डिंग पहले से थी या कोई पोर्ट पहले से था, उसको गवर्नमेंट ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहां पर पहले से कुछ नहीं था, मान लो फ्लैट जमीन थी और कुछ भी नहीं है, और गवर्नमेंट उसको शुरुआत से अगर उसका निर्माण कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। शुरुआत से उस पर काम शुरू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही बना हुआ था लेकिन पहले बंद हो चुका है 10 साल पहले और अब फिर से शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहली बार ही निर्माण किया जा रहा है भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट का। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है जो कि बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ये है एच.डी. कुमारा स्वामी, इन दोनों ने मिलकर आधारशिला रखी है अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की। प्रोजेक्ट जो है आर्सेलोर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, इसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसके द्वारा शुरू किया जा रहा है। परियोजना की जो लागत है 1 लाख करोड़ से ज्यादा आएगी। तो इसमें 1.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ओके, ये राज्य का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा और इंडिया का पहला सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। देखिए इस संयंत्र की अगर कैपेसिटी देखिए तो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी का अनुमान है 17.8 मिलियन मीट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन का, और इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो आंध्र प्रदेश में इसकी नींव रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। यहां पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो इसकी कैजुअल इंफॉर्मेशन की भी हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। कुछ समय तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल बनाई अमरावती को। गवर्नर है आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर। सीएम है आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू। विधानसभा की सीटें हैं 175, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 11 आंध्र प्रदेश में। सरहुल महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव की बात करें तो स्पेशली इसे मनाया जाता है झारखंड राज्य में। देखिए ये मुख्य रूप से जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, उनका पर्व है। यहां पर सरहुल का अगर हम मीनिंग देखते हैं ना, तो ये साल वृक्ष की पूजा से इसका मीनिंग निकल कर आता है सरहुल। तो झारखंड की कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है जैसे मुंडा हो कम्युनिटी है ना, ये मिलकर सरहुल त्योहार मनाती है झारखंड राज्य में। वैसे झारखंड के अलावा उससे लगे हुए जो स्टेट है ना, जैसे ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, यहां पर भी मनाया जाता है। यहां पर भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये सरहुल उत्सव को मनाती है। लेकिन स्पेशली सरहुल उत्सव जिस राज्य की ट्राइबल कम्युनिटी का मूल त्योहार है वो है झारखंड। वर्शिप ऑफ द साल ट्री, सरहुल का मीनिंग निकल कर आता है। तो सरहुल साल वृक्ष की पूजा की जाती है। एक्चुअल में नेचर, प्रकृति पूजा से संबंधित या प्रकृति पूजा से संबंधित त्योहार है ये जनजातियों का, और इसी के खत्म होने के बाद ही राज्य में नया एग्रीकल्चर साइकिल शुरू किया जाता है झारखंड में। तो अलग अलग हिस्सों में इसे मनाया जाता है। मुंडा हो, संथाल कम्युनिटी, ओराउन कम्युनिटी, ये जो ट्राइब्स है जो कि झारखंड में स्पेशली देखने को मिलती है, उसके आसपास के राज्यों में देखने को मिलती है, इनके बीच में ये त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। जो ट्राइब्स की कम्युनिटी के बीच में जो पुजारी होता है ना, उनका इस दिन सूर्य और धरती की पूजा करते हैं।
अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो इस प्रकार नेचर से रिलेटेड एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल को। आर्ट एंड कल्चर से सरहुल फेस्टिवल का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना, ये किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और एक गोवा में भी एक त्योहार मनाया गया है, वैसे ये गोवा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर पर एग्जामिनर का फोकस होता है, तो इसको भी सुन लो। केलबाई पेथ फेस्टिवल। यहां पे क्या होता है कि केलबाई नाम की एक लोक देवी है, स्थानीय देवी, उनकी पूजा की जाती है, जो कि गॉडेस जो हमारी पार्वती जी है उनसे प्रेरित है। तो केलबाई पेथ फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा की कुछ स्थानीय कम्युनिटी है, जैसे डोंड कम्युनिटी या चौगुली कम्युनिटी, ये मनाती है गोवा में केलबाई पेथ फेस्टिवल को। तो इसको मोटे तौर पर याद रख लो, ये कभी काम आ सकता है। आगे आइए, 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 22 मार्च 2026 बिहार ने अपना 114th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। वैसे कब से मनाया जा रहा है, ये कब से काउंट किया जा रहा है? तो इतिहास में हमको जाना पड़ेगा 1912 में। अंग्रेजों के शासनकाल में 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रोविंस, उस वक्त एक स्टेट था पूरा, बंगाल प्रोविंस से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रोविंस बनाया गया था। यहीं से बिहार को एक नए राज्य के रूप में देखा जाता है और बिहार के लोग अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं हर साल 22 मार्च को। और यहां से काउंट करें 1912 से, तो इस बार बिहार राज्य का 114वां फाउंडेशन डे मनाया गया। 114th फाउंडेशन डे बिहार ने मनाया है 22 मार्च 2026 में। तो बंगाल प्रोविंस से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रोविंस को अलग किया गया था अंग्रेजों के शासनकाल में, और यह बनी प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा ब्रिटिश शासनकाल में। तो इसीलिए बिहार में 22 मार्च को पब्लिक हॉलिडे भी होता है और यह बिहार का स्थापना दिवस है। तो इस बार 114th स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च 2026 को। बिहार की कैपिटल पटना। सैयद अता हसनैन यहाँ के गवर्नर के पद पर है। नीतीश कुमार अभी तक वैसे सीएम थे, लेकिन अब ये इस्तीफा दे देंगे और राज्यसभा की सीट के लिए जा रहे हैं। तो अभी तक अब जो भी नया बनेगा उसके बाद मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 243 सीट्स हैं। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें 75 सीटें। लोकसभा की 40 सीटें बिहार में और राज्यसभा की 16 सीट बिहार में देखने को मिलती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा शुरू किया गया प्रारंभ 2026 अभियान किससे संबंधित है? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रारंभ 2026 एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अवेयरनेस कैंपेन के रूप में शुरू किया गया है। नाम क्या है? प्रारंभ 2026 कैंपेन। लास्ट ईयर एक एक्ट पास किया गया था, एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये जो एक्ट है ना 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रति लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना कि भारत का टैक्सेशन जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा आसान हो गया है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, इस उद्देश्य से प्रारंभ 2026 कैंपेन की शुरुआत की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली से। कैंपेन का उद्देश्य सिटीजन सेंट्रिक टैक्स जो टैक्स सिस्टम है वो बनाना और टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, टैक्स पेयर का ट्रस्ट जीतना, और इसके लिए उनको अवेयर करना नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लिए। तो एक अवेयरनेस कैंपेन के रूप में प्रारंभ 2026 कैंपेन की शुरुआत की गई है। दो और चीजों को यहां पर प्रमोट किया जाएगा, एक इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 और एक एआई चैटबॉट है कर साथी। इन दोनों को भी प्रमोट किया जाएगा लोगों के बीच में। जैसे देखिए, जब बात करते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 की, तो टैक्स भरने के लिए एक इजी प्लेटफॉर्म लाया गया है। कोई भी व्यक्ति यहां से, ये जो अपग्रेडेड पोर्टल है, यहां से जाकर टैक्स फिल कर सकता है। एक कर साथी नाम का एआई चैटबॉट है।
अगर किसी को भी जो नया टैक्सेशन एक्ट आया है 2025 का, उसमें कोई डाउट होता है, कोई उसको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है या कुछ उसकी क्वेरी है वो पूछना चाहता है ना, कोई इसका डाउट है, कुछ चीज उसको नहीं समझ में आ रही है, तो आराम से इस एआई चैटबॉट से पूछ सकता है। एआई चैटबॉट नए टैक्स एक्ट का उसको इजीली आंसर करेगा। तो इनको भी प्रमोट किया जा रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो लाया गया था, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इसने रिप्लेस किया है। 1 अप्रैल 2026 से देश में लागू हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसे मिलकर लागू कर रहे हैं। इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा स्कीम, इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। नाम से समझ में आ जाएगा, एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा राज्य में जो लोग हैं, जो परिवार हैं उनको। तो तेलंगाना सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के ऑलमोस्ट 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाए। अगर किसी परिवार में कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति था और मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पैसों की प्रॉब्लम ना हो, उन्हें इजीली 5 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जा सके, इस उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने शुरू की है इंदिरा अम्मा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, या इसका पूरा नाम है इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। इसको हिंदी में ही रखना, इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। तो इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तो तेलंगाना का बजट जो था ना 2026-27 का, इसमें भी इस स्कीम को अनाउंस किया जा चुका था। योजना 2 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। अब 2 जून की डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह तेलंगाना का स्थापना दिवस है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। इसकी कैपिटल हैदराबाद बनी। अभी करंट सीएम है रेवंत रेड्डी। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की सीटें हैं 119 तेलंगाना में, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीटें देखने को मिलती हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? इंडिया का पहला एलपीजी एटीएम, इसे स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। एलपीजी एटीएम है इंडिया का पहला। ओके, सरकारी तेल कंपनी जो है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर इसे इंडिया के अलग अलग राज्यों में लागू किया जाएगा। अभी हरियाणा के गुरुग्राम में ये पहला एलपीजी एटीएम है ना। तो भारत गैस इंस्टा एलपीजी इस नई सुविधा का नाम रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट है तो एक ही जगह पर है। इससे होगा क्या कि जो गैस सिलेंडर है ना, अब एटीएम मशीन से मिलेंगे। जैसे एटीएम से पैसा निकलता है ना कार्ड डालने के बाद, वैसे अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी इस एटीएम से की जा सकेगी। कुछ प्रोसीजर है। मशीन 24/7 काम करेगी। ठीक है, कैपेसिटी है एक मशीन में 10 सिलेंडर रखे जा सकते हैं। जब 2 सिलेंडर का स्टॉक बचेगा तो पास का जो गैस एजेंसी है वहां तक मैसेज जाएगा, अलर्ट जाएगा, ताकि वो आके फिल कर पाए। एटीएम भारी लोहे वाले सिलेंडर की जगह 10 किलो वाले कंपोजिट सिलेंडर देता है। मतलब कुछ फाइबर का बना है और कुछ जो सिलेंडर ना हल्का भी है और ट्रांसपेरेंट भी, ताकि डायरेक्ट देखा जा सके कि गैस कितनी है। इसकी भी इंडिकेशन उससे मिल सकते हैं। तो काफी अच्छी फैसिलिटी यहां पर निकाली गई है। जिनका रजिस्टर्ड नंबर है, नंबर डालेगा वो व्यक्ति और अपनी नंबर लगाएगा टंकी का, तो इजीली उसको सिलेंडर यहां से मिल जाएगा एक टाइम पीरियड के अंदर। तो उसको डायरेक्ट एजेंसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कहीं पर भी उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा एलपीजी की शॉर्टेज के कारण। तो गुरुग्राम हरियाणा में पहला एलपीजी एटीएम लगाया गया है भारत में। डन। तो यहां पर 24 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करने। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? तो इस बुक को किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे मेल फुटबॉलर कौन बने? तो लियोनेल मेसी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना? तो ये कौन बना? तमिलनाडु।
भारत सरकार ने हाल ही में रिलीफ स्कीम किस उद्देश्य से शुरू की है? तो जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए। विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला का आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के बभिना नाम के प्लेस पर। कृषि सखी इनिशिएटिव किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे डायरेक्टर पर्सनल के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कृष्ण कुमार ठाकुर हैं। किस भारतीय महिला को ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार कला और कल्चर के क्षेत्र में या आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में दिया गया है? तो विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया यूके की पार्लियामेंट के द्वारा ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 ज्वालामुखी शिखर चोटियों को सबसे कम समय में चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बने हैं भूपति राजू अनमिश वर्मा। आंसर ए। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कनाडा में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद में किया जाएगा गुजरात में। और EB4 वीजा भारत आने की अनुमति चाइना के नागरिक या बिजनेसमैन को देता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सिंपल है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तीनों का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।